What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। शानदार तरीके से तो खैर नहीं कर रहे होंगे, खासकर जो मोटरसाइकिल बाइक वगैरह चला रहे हैं और खासकर जो गाड़ियां चला रहे हैं उनको काफी टेंशन हो रही होगी आज की डेट में, क्योंकि जो हमारी कंट्री में तेल का प्राइस है वो आसमान छू रहा है। तो कई सारे कमेंट में पढ़ रहा था, तो आज इसी के साथ में अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। और आज ही के फ्रंट पेज पर ये न्यूज भी है कि हमारी कंट्री में जो निर्मला सीतारमण जी है उनके द्वारा इसके ऊपर कमेंट किया गया है। ठीक है, बेसिकली आज की डेट में हमारी कंट्री में जो ये आप लोग पेट्रोल या फिर डीजल आप लोग खरीदते हैं उसका प्राइस कैसे डिसाइड होता है और अलग अलग राज्य में इसका प्राइस अलग अलग क्यों होता है, और इंटरनेशनल मार्केट के साथ में हमारी कंट्री का जो ये सिस्टम चला हुआ आ रहा है कि इसको डीरेगुलेट कर रखा है, आखिर वो कैसे चल रहा है, कब से कब तक हमारी कंट्री में चीजों को रेगुलेट किया जाता था। तो इसके ऊपर मैं आप लोगों को पूरा एक ओवरव्यू दूंगा ताकि आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन न रहे और ये आप लोग सुनने में इंटरेस्ट भी होंगे, क्योंकि ये तो हर एक सिटीजन को पता होना चाहिए कि देश में किस तरीके से क्या कंडीशन चल रही है। तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। समझने के लिए अगर आप लोगों को बोला जाए कि जैसे कि किस तरीके से हमारी कंट्री में जो प्राइस हैं वो हमारी कंट्री में डिसाइड किए जाते हैं, पहले उसके बारे में आप लोग समझिए। देखिए, जब बाहर से हम लोग कच्चा तेल खरीद कर लेकर आते हैं जिसको नॉर्मली आप लोग क्रूड ऑयल बोलते हैं, तो कच्चा तेल जो रहता है यहाँ पर उसका जो बेस प्राइस रहता है ये लगभग 25 से 30 रुपए के बीच में रहता है। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहता है। आप लोगों ने सुना होगा कि इंटरनेशनल लेवल में ऑयल का प्राइस बढ़ गया या ऑयल का प्राइस घट गया, तो ये यहां पर 25 से 30 के करीब आप लोगों को देखने को मिलता है जो बेस प्राइस होता है। ठीक है, फिर इसको आप लोग भरकर लेकर आते हो जो टैंकर वगैरह में और अपनी कंट्री में लाकर इसको अपनी धरती पर उतारते हो। तो जब अपनी धरती पर उतारा जाता है तो इसका किराया आप लोगों को पे करना पड़ता है, ये 0.36 रुपए पर लीटर, यानी कि हर एक लीटर पर यहां पर इतना आप लोगों का ये किराया जो है वो बढ़ जाता है। फिर अलग अलग तरीके से यहां पर आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। फिर यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो थोड़ा याद देखिएगा आप लोग, जो सबसे ज्यादा प्राइस बढ़ाते हैं 25 रुपए का यहां पर ये खरीद कर लाया गया। ये नवंबर के महीने की मैं बात कर रहा हूं, डेटा नवंबर के महीने का है। हमारी कंट्री में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस 25 रुपए पर आप लोगों से 32 रुपए यहां पर यानी कि पर लीटर, जो 25 रुपए जो यहां पर बेस प्राइस था उस पर 32 रुपए या फिर 33 रुपए आप लोग बोल सकते हैं, वो हमसे सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है। यानी कि जितना वो खरीद कर भी लेकर नहीं आए उसका डबल से भी, उसका लगभग आप लोग बोल सकते हैं उसका मतलब उससे भी ज्यादा है। आप लोग बोल सकते हैं कि यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में पैसा जा रहा है। अब फिर जब सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में पैसा जा रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट थोड़ा ना पीछे रहेगी। अब स्टेट गवर्नमेंट फिर इसके ऊपर वैट लगाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट यहां पर वैट लगाती है। तो लगभग जितना ये ले रहे हैं इसका लगभग आधा जो है स्टेट गवर्नमेंट वैट लगा रही है इसके ऊपर, और बाकी जो बीच में डीलर का कमीशन हो गया यहां पर वो लगभग आप लोगों को 3.5 रुपए के करीब देखने को मिलता है। तो हमारी कंट्री की धरती पर जो ये आज की डेट में आप लोगों को जो डीजल पेट्रोल देखने को मिलता है, जैसे कि पेट्रोल की अगर बात करें तो ये यहां पर 25 रुपए का आता है जब धरती पर कदम रखता है, पर लेकिन जब ये आप लोगों की गाड़ी के अंदर पहुंचता है तो उस टाइम पर जो इसका प्राइस होता है वो लगभग 80 से 90 या फिर आज के डेट में कई जगह 100 रुपए भी देखने को मिल रहा है। तो ये जो पूरा दामोदार रहता है यहां पर किसके ऊपर रहता है? यहां पर दो लोगों के ऊपर रहता है। एक तो हो गई स्टेट गवर्नमेंट जो अपना वैट लगाती है, और दूसरी हो गई यहां पर ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाती है। तो ये अगर यहां पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी कर दे आदि और स्टेट गवर्नमेंट आधा वैट आधा कर दे यहां पर, तो सीधा सीधा ये कहा होगा, फिर सीधा सीधा ये घटकर आधे से भी कम पर आ जाएगा प्राइस, जो कि लोगों को एक सहूलियत देखने को मिलेगी। पर लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारी कंट्री में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट है वो बोलती है कि हम लोगों ने प्राइस जो है वो डीरेगुलेट कर रखा है। डीरेगुलेट का मतलब क्या होता है? डीरेगुलेट का मतलब होता है कि जैसे जैसे इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ेगा या फिर प्राइस घटेगा वैसे वैसे हमारी कंट्री में भी प्राइस बढ़ेगा और प्राइस घटेगा। तो इसका मतलब यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर प्राइस बढ़ रहा है तो हमारी कंट्री में भी इनका प्राइस बढ़ रहा है, और इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस घट रहा है तो हमारी कंट्री में इसका प्राइस घट रहा है। पर लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता ऐसा? क्योंकि जैसे जैसे इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस घटता है तो वैसे वैसे हमारी कंट्री में एक्साइज ड्यूटी या फिर वैट जो है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बढ़ा दिए जाते हैं। तो इसका डायरेक्ट जो नुकसान है वो कस्टमर को झेलना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। पिछले कुछ दिनों में जब कोविड-19 की वजह से प्रॉब्लम आई तो ऑल ओवर वर्ल्ड में सारी मशीनरी, सारी गाड़ी, सब कुछ ठप पड़ गई क्योंकि लॉकडाउन लग गया था। तो अब यहां पर जहां जहां पर भी ये ऑयल का प्रोडक्शन होता था उनके पास में इतनी जगह नहीं बची थी कि वो ऑयल अपने पास में रख लें। तो इसलिए उन्होंने अपना ऑयल दिया लोगों को और इवन पैसे भी दिए, क्योंकि उसके लिए फैसिलिटी क्रिएट करना और ज्यादा महंगा पड़ जाता। तो उन्होंने ये बोला ये जो हम लोगों ने अभी क्रूड ऑयल से जो पेट्रोल और डीजल निकाल लिया है
या क्रूड ऑयल जो हमारे पास में, इसको आप लोग लेकर जाओ और हम आपको पैसा भी देंगे। पर लेकिन उस टाइम पर भी हमारी कंट्री में 70 से 80 रुपए ही प्राइस आप लोगों को देखने को मिल रहा था। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो जेबें हैं वो खूब दबाकर यहां पर भरी जा रही थी। अब आप लोग बोलेंगे आखिर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है? तो यहां पर यह माना जाता है कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ये बोलती है कि हमारी कंट्री में जो टैक्स पेयर हैं वो ढंग से टैक्स पे नहीं करते हैं। ओनली 1% के करीब लोग जो हैं वो टैक्स पे करते हैं। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से हमारे पास में पैसा नहीं है। तो इसके चलते हम लोगों को यहां पर इस तरीके से पैसा एक तरीके से लेना पड़ता है। तो इनडायरेक्ट वे में बोलो तो हमारी कंट्री में दो टैक्स होते हैं, एक को आप लोग डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं और एक को आप लोग इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स हमारी कंट्री में ज्यादा लोग पे नहीं करते हैं, पर इनडायरेक्ट टैक्स जो है हर एक सिटीजन अगर कुछ खरीद रहा है आज की डेट में तो वो इनडायरेक्ट टैक्स पे करता है। एक माचिस की तिल्ली से लेकर अगर आप लोग बात करें आज के डेट में, अगर गाड़ी या फिर कोई भी कंप्यूटर, लैपटॉप, घड़ी कुछ भी खरीद कर लेकर आते हैं तो उसके ऊपर आप लोग इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। तो ये कौन कहता है कि हमारी कंट्री में लोग जो हैं वो टैक्स पे नहीं कर रहे हैं? तो ऐसा आप लोग कैसे बोल सकते हो? तो ये थोड़ा सोचने वाला मुद्दा है अगर आप लोग इसको थोड़ा सा गहराई में जाकर समझोगे तो। अब आप लोग बोलेंगे कि अलग अलग राज्य में अलग अलग किस तरीके से प्राइस रहता है। हरियाणा में अलग प्राइस है तो दिल्ली में अलग प्राइस है तो उत्तर प्रदेश में अलग प्राइस है। तो पूरा खेल होता है यहाँ पर वैट का, जिसको वैल्यू एडेड टैक्स आप लोग बोलते हैं। ये वैल्यू एडेड टैक्स जो है यहाँ पर ये अलग अलग राज्य गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग लगाती है, और जिस जिस तरीके से जिस राज्य गवर्नमेंट के द्वारा जितना जितना टैक्स लगा दिया जाता है उसी तरीके से यहाँ पर ये आप लोगों को इसके अंदर चेंज होता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से ये इसका प्राइस आप लोगों को घटता और बढ़ता अलग अलग राज्य में नजर आता है। तो मेन फंडा आप लोगों को यहां से देखने को मिलेगा। पर लेकिन हमारी कंट्री में जो आप लोग बात कर रहे हैं कि ये डीरेगुलेट कर दिए गए थे, तो 2010 में मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया था कि हमारी कंट्री में जो पेट्रोल का प्राइस है उसको डीरेगुलेट कर दिया गया है। यानी ये कहने का मतलब ये कि इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से पेट्रोल का प्राइस और डीजल पेट्रोल का प्राइस घटेगा और घटेगा। पर लेकिन फिर आगे चलकर हमारी कंट्री में मोदी गवर्नमेंट आई और उनके द्वारा इसको 2014 में इसको डीरेगुलेट कर दिया। किसको? डीजल को। ठीक है, पहले मनमोहन जी ने पेट्रोल को डीरेगुलेट कर दिया, मोदी जी ने यहां पर डीजल को डीरेगुलेट कर दिया। तो क्या चल गया इसका मतलब? इसका मतलब ये हो गया कि अब पेट्रोल और डीजल जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से बढ़ेंगे और घटेंगे। पहले ऐसा होता था कि लगभग 15 दिन में ये आप लोग घटते बढ़ते हुए नजर आते थे, लगभग 15 दिनों तक इसको फिक्स कर दिया जाता था। पर फिर ये लगा कि यार 15 दिनों के लिए अगर इसको घटेगा बढ़ेगा तो फिर जिस दिन 15 दिन वाला फंड आएगा तो लोग क्या करेंगे, उससे पहले अपने घर में टैंकर भर भर कर रख लेंगे कि हो सकता है कल को प्राइस बढ़ जाए या घट जाए। तो इसको खामियाजे से बचाने के लिए यहां फिर क्या किया गया, लगभग 2017 में इसको बोला गया कि हर दिन जो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से सुबह 6 बजे आप लोगों को जो पेट्रोल और डीजल का प्राइस है वो चेंज हुआ देखने को मिलेगा। तो वो बिल्कुल कंप्लीटली डीरेगुलेट कर दिया गया है। तो कहने के लिए है कि कंप्लीटली डीरेगुलेट कर दिया गया है, पर लेकिन रियलिटी में वो डीरेगुलेट नहीं हुआ, उसको रेगुलेट किया जा रहा है यहां पर एक्साइज ड्यूटी से और वैट से हमारी कंट्री में सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सबसे बड़ी यहां पर दिक्कत देखने को मिल रही है, वो इसको कम करने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से आज के में कई जगह पर आप लोगों को 100 रुपए तक भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो यह है पूरा मुद्दा। आई होप कि आप लोगों के माइंड में अब क्लैरिटी हो गई होगी, अब आप लोगों के माइंड में कोई डाउट नहीं होगा। तो ये पूरा मुद्दा था जो मुझे आप लोगों को यहां पर समझाना था। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। बाकी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग इसके बारे में जरूर बताना। आइए एक और इंपॉर्टेंट यहां पर टॉपिक है, ये बात की जा रही है किसके बारे में, हमारी कंट्री में कई सारे जो पीएसयू हैं, जिसको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आप लोग बोलते हैं, पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इनको बेचा जा रहा है मार्केट के अंदर में। इनको कईयों को तो डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है और कईयों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। तो डिसइन्वेस्टमेंट या फिर प्राइवेटाइजेशन क्या होता है इसके बारे में तो हम लोग जानेंगे ही जानेंगे, और इंटरेस्टिंग बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसके बारे में क्या सोच रही है। एक थोड़ा सा अगर मैं आप लोगों को यहां पर एक ओवरव्यू बताऊं, हमारी कंट्री में जो अभी बजट प्रस्तुत किया गया, तो उस बजट में हमारी कंट्री की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा बोला गया कि इनका जो टारगेट है वो टारगेट है 1.75 लाख करोड़ रुपए ये जो पीएसयू है उनसे कमाना, उनको डिसइन्वेस्टमेंट करके या फिर बेचकर। लास्ट ईयर का जो टारगेट था वो था यहां पर 2.10 लाख करोड़ रुपए, पर लेकिन ये पूरा नहीं कर पाए कोविड-19 की वजह से। तो उनको यहां पर उसका एक तरीके से प्रॉपर जो इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न था वो इनको नहीं मिल पाया। तो इसका फंडा क्या है, फंडा थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। जैसे आज के डेट में बीएसएनएल, ठीक है, तो बीएसएनएल जो गवर्नमेंट के पास में कंपनी है, इसी के साथ में जैसे एयर इंडिया हो गया, ये कंपनी है, तो ये गवर्नमेंट की कंपनी है। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि यहां पर ये कंपनी जो है ये यार प्राइवेट के हाथ में होनी चाहिए, तो वो क्या करेंगी, तो 51% से ज्यादा शेयर जो है वो प्राइवेट को बेच देंगी। तो इसका मतलब ये होगा कि प्राइवेट ओनर होगा, इसका प्राइवेट वाला ही इसको चलाएगा, बीएसएनएल को भी और हमारी कंट्री में एयर इंडिया को भी। तो वो कंडीशन देखने को मिलती है। पर लेकिन अगर ये 51% से नीचे अगर रहता है, यानी कि अगर 49 तक भी रहता है, तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट के हाथ में ही इसकी बागडोर है, गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी इसके अंदर क्या होना है क्या नहीं होना है। तो अगर यहां पर 59 जो यहां पर
51% से नीचे नीचे अगर डिसइन्वेस्टमेंट है तो इसका मतलब ये इससे नीचे नीचे अगर इन्होंने बेचा है अपना जो माल, तो इसका मतलब ये होगा कि यहां पर आज की डेट में अगर आप लोग इसको देखेगा तो इसका सीधा मतलब ये होगा कि अभी ये डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, क्योंकि बागडोर गवर्नमेंट के हाथ में ही है। पर लेकिन जैसे ये 51 से ऊपर पहुंचेगा, 51 पहुंचेगा तो प्राइवेट के हाथ में बागडोर पहुंच जाएगी। इसका मतलब ये है कि अब इसका मालिक प्राइवेट हो गया, सारे डिसीजन वो लेगा, क्योंकि 51% शेयर उसके हाथ में है। अब गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं बोल पाएगी। तो जब ओनरशिप प्राइवेट के हाथ में चली जाती है तो आप लोग इसको प्राइवेटाइज बोल देते हैं। तो ये होता है डिफरेंस डिसइन्वेस्टमेंट में और प्राइवेटाइजेशन में। तो हमारी कंट्री के द्वारा क्या बोला गया, हमारी कंट्री के द्वारा अभी फिलहाल ये बोला जा रहा है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा 2021-20 का 21-22 का जो बजट प्रस्तुत किया गया कि हमारी कंट्री में जो सेंट्रल पब्लिक अंडरटेकिंग है उनको प्राइवेटाइज किया जाएगा और कुछ का डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ये अलग अलग सेक्टर में अलग अलग तरीके से आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। इनके द्वारा बोला गया कि कुछ ही सेक्टर ये अपने पास रखेंगे जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर होंगे। अब ये लगभग 4 सेक्टर अपने पास रखने के लिए बोल रहे हैं। अभी वो 4 सेक्टर किसमें से डिसाइड किए जाएंगे, जैसे एटॉमिक हो गया, स्पेस और डिफेंस हो गया, ट्रांसपोर्ट और टेलीकम्युनिकेशन बोल सकते हैं आप लोग, और यहां पर नेक्स्ट यहां पर पावर, जैसे पेट्रोलियम ये या पावर, डीजल, कोल, ये दूसरे जो मिनरल्स हो गए, और बैंकिंग और इंश्योरेंस ये वाले सेक्टर जो है ये ऑलरेडी इन्होंने इसमें अभी अपना जो है काम करना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि आप लोगों ने देखने को मिला यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक सेक्टर जो बैंक है और इंश्योरेंस कंपनी जो है वो डिसाइड किया गया कि इनको भी अभी इसका डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो ये आप लोगों को अगर बात करें, इंदिरा गांधी जी के द्वारा क्या किया गया था, इनको गवर्नमेंट किया गया था, क्योंकि पहले इनमें अकाउंट जो करते थे वो साहूकार लोगों के हुआ करते थे, और ज्यादातर अकाउंट जो गांव वालों एरिया में भी आप लोगों को बैंक वगैरह ज्यादा देखने को नहीं मिलते थे। तो इसके चलते बोला गया कि बैंक अकाउंट जो है वो हर एक इंसान तक पहुंचना चाहिए, बैंक सिस्टम, तो ताकि जो साहूकार से लोन ले लेकर डायरेक्ट बैंक से लोन लेना स्टार्ट करें। तो उनके द्वारा इसको क्या किया गया, इसको यहां पर एक तरीके से गवर्नमेंट के अंडर में ले लिया गया, जिसके चलते बहुत सारे बैंक खोले गए अलग अलग एरिया में। उनको ये भी बोला गया कि यहां पर भी एटीएम लगाना है। इसलिए आज के टाइम में भी कई सारे गांव में भी आप लोगों को एटीएम देखने को मिल जाता है। क्या आप लोगों के गांव में एटीएम है, यस या फिर नो? आप लोग बताइए। मेरे गांव में तो है। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये कि ये पॉसिबल किस लिए हो पा रहा है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट किया जा रहा है। पर लेकिन कल को अगर प्राइवेट के हाथ में सारा सिस्टम चला जाता है तो प्राइवेट वाले अपना एटीएम कहां पर लगाएंगे, प्राइवेट वाले अपने बैंक की ब्रांच कहां पर खोलेंगे, जहां पर उनको प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट कहां पे होगा, ये होगा मार्केट के अंदर में। अगर मार्केट में कोई एटीएम है वहां से ज्यादा पैसे निकालेगा, किसी गांव के अंदर एटीएम लगा हुआ है वहां से कोई ज्यादा पैसे निकालेगा। तो इसके चलते आगे आने वाले टाइम में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो इसके चलते कई सारे ऐसे सेक्टर हैं जिनको यहां पर गवर्नमेंट को अपने हाथ में ही रखना चाहिए। तो गवर्नमेंट अभी यहां पर ऑलरेडी एयर इंडिया, बीपीसीएल और कई सारे पीएसयू जो हैं उनको बोल रही है कि इसको आने वाले टाइम में प्रोग्रेस चल चुका है कि यहां पर इसको बेचने की कोशिश की जा रही है। हालांकि एयर इंडिया तो बहुत दिनों से यहां पर कोशिश की जा रही है। ये इनके द्वारा बोला क्या क्या जा रहा है, तो कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोला जा रहा है कि देखिए हम लोग करेंगे क्या, हम लोग ये करेंगे कि अगर जो क्या क्या स्टेप ये उठा सकते हैं, जो लॉस मेकिंग पीएसयू है या फिर जिनसे ज्यादा अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं निकल रहा है, कुछ को तो प्राइवेटाइज किया जाएगा, यानी कि 51% से ज्यादा शेयर या फिर 90% या फिर 80% जो भी होगा ये प्राइवेट के हाथ में बेच देंगे। तो पूरा प्राइवेट डिसाइड करेगा, पहला। दूसरा, ये इनको मर्ज कर दिया जाएगा किसी के साथ में, या किसी की सब्सिडरी बना दिया जाएगा। सब्सिडरी का मतलब क्या होता है, कोई मेन है उसके नीचे आकर एक और छोटा सा यहां पर इसको दे दिया कि इसको भी संभालो तुम। मर्ज करने का मतलब होता है कि दोनों लगभग एक इक्वल पावर रखेंगे, उस तरीके से काम चलेगा। तीसरा यहां पर क्या है कि अगर लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा बेकार कंडीशन में चल रहा है तो उसको क्लोज्ड भी कर दिया जाएगा, यानी कि उसको बंद कर दिया जाएगा। ऐसा गवर्नमेंट क्यों बोल रही है, गवर्नमेंट ये बोल रही है ऐसा करने से प्राइवेट कैपिटल का इन्फ्लो यहां पर होगा, यानी कि प्राइवेट वाले आकर इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे और हम लोगों को पैसा मिलेगा, हम लोगों को टेक्नोलॉजी मिलेगी और मैनेजमेंट प्रैक्टिस भी यहां पर अच्छी खासी देखने को मिलेगी, जिससे हमारी कंट्री में प्राइवेट जो जॉब है उसमें ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि अगर ये गवर्नमेंट के हाथ में रहेंगी तो गवर्नमेंट जॉब क्रिएट करनी पड़ेगी, और गवर्नमेंट जॉब क्रिएट होगी तो गवर्नमेंट सारा चीजें मेंटेन रखेगी। पर लेकिन अगर प्राइवेट के हाथ में जाएगा तो गवर्नमेंट जॉब भी आप लोग घटती नजर आएंगी। ये सारा सिस्टम जो है वो प्राइवेटाइज कंट्रोल करेगा और उसके हिसाब से यहां पर चीजें चलती आप लोगों को नजर आएगी। यानी कि गवर्नमेंट जो है वो अपना पल्ला झाड़ रही है और बोल रही है कि प्राइवेट के हाथ में दे दो, वो अपने आप देखते रहेंगे कैसे करना है और कैसे नहीं करना है। और प्राइवेट को आप लोग पता है, प्राइवेट तो प्रॉफिट के ऊपर रहता है, अगर उसको प्रॉफिट नहीं दिखेगा कहीं पर तो वो तुरंत वहां पर पूरा एकदम तरीके से लोगों को निकाल कर बाहर फेंकेगा। वो जैसे भी स्टेप उठा सकता है वैसे स्टेप उठाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि प्राइवेट का मतलब ही प्रॉफिट होता है, कि उनको प्रॉफिट चाहिए, अगर प्रॉफिट नहीं है तो उनका वहां होने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो गवर्नमेंट ही नुकसान झेलकर यहां पर ये काम कर सकती है, पर लेकिन प्राइवेट कभी भी ये काम नहीं करेगा। तो अगर बात करें स्ट्रेटेजिक सेक्टर जो आइडेंटिफाई करने की बात की जा रही है, तो यहां पर कई बार तो ये भी बोला जाता है कि देखिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए थोड़ा सा कि कुछ सेक्टर जो है वो उसी के हाथ में होने चाहिए जो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए रेलवे जो है, हमारी कंट्री में इतनी जनता आज के डेट में रेल में घूमती है जितने कई देश में पॉपुलेशन नहीं है।
अगर रेलवे को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा तो सीधा सीधा इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, मैक्सिमम इंपैक्ट उन लोगों के ऊपर पड़ेगा जिनके पास एक जगह दूसरी जगह पर जाने के लिए किराया देने तक भी पैसे नहीं रहते हैं। तो उसको कैसे मैनेज करना है, तो उसके बीच में एक प्रॉपर मैनेजमेंट वहां पर होना चाहिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो अभी जो गवर्नमेंट है वो यहां पर ये बोलकर इसको प्राइवेटाइज कर रही है, तो हमारी कंट्री में इवन एलआईसी जो है उसके भी यहां पर कुछ शेयर बेचने की बात की जा रही है। जितना गवर्नमेंट के द्वारा टारगेट रखा गया है लगभग इतना, अगर एलआईसी के कुछ शेयर ही यहां पर गवर्नमेंट बेच देगी उसी से निकल आएगा। इतनी ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है आज के दिन में हमारी कंट्री में एलआईसी। तो जिस तरीके से कई सारे पब्लिक सेक्टर बैंक और जो आज के दिन में जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको भी यहां पर प्राइवेटाइज करने की बात यहां पर, या फिर डिसइन्वेस्टमेंट करने की बात गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है। तो देखिए आप लोगों ने सुना होगा कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को कम से कम नहीं बेचना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग एक तरीके से कि हाँ एक बार में उससे पैसा ले लोगे, वो लंबे समय तक आप लोगों को फायदा पहुंचाएगी। ये तो वही बात हो गई कि एक तरीके से मुर्गी अंडा दे रही है डेली, तो किसी को लालच आ गया, उसने सोचा डेली एक अंडा देती है, इसके अंदर कितने अंडे होंगे, तो मुर्गी को काट डाला तो उसके अंदर से क्या अंडा निकलेगा कोई उस टाइम पर। तो इस तरीके से यहां पर ये गलत तरीका है कि एक कंटीन्यूअस आप लोगों को प्रॉफिट देने वाला पीएसयू है और उसका डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो ये एक तरीके से समझना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए एयर इंडिया हो गया, नुकसान पहुंचा रहा है, या कोई ऐसा पीएसयू जिससे उसको लग रहा है कि नुकसान पहुंचा रहा है, उसका डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए, उसको प्राइवेटाइज किया जाए, समझ में आता है। जो प्रॉफिट मेकिंग पीएसयू है उसको प्राइवेट करना का कोई मतलब बनता नहीं है। तो गवर्नमेंट जो है यहां पर इस तरीके से स्ट्रेटेजिक जो यहां पर डिसइन्वेस्टमेंट लेकर चल रही है। तो अभी डिसाइड किया जाएगा, नीति आयोग भी इसके ऊपर अपनी रिकमेंडेशन देगा कि गवर्नमेंट के पास में क्या क्या पीएसयू होने चाहिए और बाकी बाहर क्या क्या जाना चाहिए। तो इसको देखते हैं कब तक डिसाइड करके प्रॉपर वे में चीजें आगे देखने को मिलेगी। जो भी होगा वो चीजें हम लोग यहां पर कवर करते रहेंगे, ठीक है। आइए अब छोटी छोटी जो न्यूज है उनके बारे में कुछ नजर डालते हैं। सबसे पहला तो यह है कि एयर ट्रेवल जो है वो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उसी के साथ में एक नया स्ट्रेन अभी जो SARS-CoV-2 का देखने को मिल रहा है, तो उससे थोड़ा संभल कर चलना पड़ेगा। जो लोग आज के में जो मास्क लगाना बिल्कुल बंद कर चुके हैं और बिल्कुल सैनिटाइज वगैरह चीजों करना बंद कर चुके हैं, बिल्कुल बल्ले बल्ले वाली कंडीशन में आ चुके हैं, तो वो थोड़ा सा सुधर जाइए, वरना बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि हमारी कंट्री में अगर बात करें तो फिर से केसेस जो है वो बढ़ने स्टार्ट हो गए। महाराष्ट्र में आप लोग देखते हैं, यहां पर पंजाब के अंदर देख सकते हैं काफी लार्ज स्केल पर कई सारे एरिया ऐसे हैं जहां पर फिर से जो केस हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ पास्ट वीक में अगर आप लोग देखिएगा तो ये जितनी लापरवाही बढ़ती जा रही है उसका ये खामियाजा अभी आप लोगों को भुगतने को मिलेगा अगर यही कंडीशन यहां पर चलती रही। तो हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब क्या बोल रहे हैं कि ईज पाथ होना चाहिए बिजनेस करने के लिए, यानी कि बिजनेस का एक आसान तरीका होना चाहिए। तो वे फॉरवर्ड यहां पर इनके द्वारा बोला गया 6 की इश्यूज जो एजेंडा में रखे गए उनके बारे में बात की गई। पहला बोला गया कि हमारी कंट्री में जो अगर बात करें मेकिंग इंडिया, ए मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है अगर हमारी कंट्री में एक पावर हाउस बन जाता है मैन्युफैक्चरिंग, तो हमारी कंट्री में सबसे अच्छी बात यह देखने को मिलेगी कि अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होती है तो हमारी कंट्री के लोगों को काफी ज्यादा जॉब मिलती हुई नजर आएगी। री इमेजिंग की बात की जा रही है एग्रीकल्चर सेक्टर को, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर भी ऐसा होना चाहिए किसानों को प्रॉफिट अच्छा खासा मिले, तो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट का फोकस यहां पर होगा। इसी के साथ में इंप्रूवमेंट किया जाएगा जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि जैसे सड़कें वगैरह हैं, बांध वगैरह है, जो भी यहां पर या कोई और चीजें बनानी है, तो जैसे हाई जो जैसे ब्रिज हो गए या फिर कोई फ्लाईओवर हो गया, ये सारी चीजें यहां पर बनाई जाएंगी, ठीक है। इसी के साथ में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर फोकस देना। जब कोई इंसान हेल्दी होगा और अच्छे से पढ़ाई करेगा तो आगे चलकर कोई ना कोई इंप्लीमेंट करेगा और देश में टैक्स पे करेगा, तो एक तरीके से कैपिटल बनता है देश के लिए। तो इनफैक्ट तरीके से ह्यूमन कैपिटल बनाने की बात की जा रही है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। इंप्रूव की जाएगी सर्विस डिलीवरी, जैसे कि कोई भी अगर गवर्नमेंट की सर्विस आप लोग लेना चाहते हैं तो उसको प्रॉपर तरीके में इंप्लीमेंट यानी कि इंप्रूव किया जाएगा। हेल्थ और न्यूट्रिशन का लेवल, खासकर अगर बच्चों प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में बात की जाए तो इनको यहां पर इंप्रूव करने की कोशिश की जाएगी। तो इस तरीके से यहां पर बात की जा रही है। ये बात की जा रही है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसके हाथ में कमांड देने की कोशिश की जा रही है ताकि हमारी कंट्री में काफी कुछ जो है वो प्रॉपर वे में कंट्रोल किया जा सके। देखिए हमारा देश है तो प्राइवेट को भी काम करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी काम करना चाहिए, पर लेकिन ये समझना चाहिए कि दोनों के बीच में बैलेंस कितना होना चाहिए, वो काफी ज्यादा जरूरी है। अगर वो बैलेंस नहीं बैठा पाए तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं अगर प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर आप लोग जाएंगे तो जरा जरा सी देर में आप लोगों को हजारों रुपए आप लोगों की जेब पे चपट लग जाता है। तो किस तरीके से ऐसे कंडीशन बनेगी तो ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा थोड़ा सा। ये यहां पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज और आप एक तरीके से मोटिवेशन की न्यूज आप लोग बोल सकते हैं। आयशा अजीज, ये यहां पर कश्मीर से आने वाली एक लड़की है जो कि आज के डेट में 25 ईयर ओल्ड है और ये एक पायलट बन गई है। इनके पास में स्टूडेंट फ्लाइंग लाइसेंस इनको मिल गया था 16 साल की उम्र में, जब लगभग ये 10वीं क्लास में थी उस टाइम पर। और आज के डेट में इनके द्वारा जो फ्लाइट उड़ाई जा रही है यहां पर, गो एयर प्लेन इनके द्वारा उड़ाए जा रहे हैं यहां पर। तो कश्मीर में जो वुमेन है उनके लिए काफी बड़ा एक आप लोग ये मोटिवेशन का सोर्स बोल सकते हैं। हमारी कंट्री में इनको फर्स्ट लेडी अवार्ड दिया गया था प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2018 में, और इसी के साथ में यहां पर इनको और भी कई सारे अवार्ड, जैसे कि कश्मीर में यहां पर इनको अभी अवार्ड दिया गया 2021 में जो फंक्शन हुआ, जो यहां पर अभी ये जो ऑर्गेनाइज कराया गया, ये अल्फा जो अल्फा बेसिकली इंटरनेशनल जो एनजीओ है उसके द्वारा, यानी कहने का मतलब यह घुमा फिराकर अगर नया बोला जाए सीधा सीधा कि एक तरीके से रोल मॉडल की तरीके से जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इनको प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है, ताकि वहां पर जो वुमेन है वो भी एक तरीके से ये सोचे कि हम भी कुछ कर सकते हैं। वरना बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव फैमिली आप लोगों को देखने को मिलती है कई बार, जो कि लड़कियों के ऊपर कई सारे प्रतिबंध लगाकर रखती है, उनको ना प्रॉपर वे में पढ़ाने के लिए भेजा जाता है, इसी के साथ में ना घर से बाहर ज्यादा दूर उनको भेजा जाएगा, इवन अगर पढ़ लिख कर अच्छा भी काम कर ले तो उनको जॉब करने के लिए भी ज्यादा दूर नहीं भेजा जाएगा। तो ऐसी कई सारी कंडीशन यहां पर देखने को मिलती है। तो वो माइंडसेट अगर चेंज हो और लड़कियां भी बाहर निकल कर आए और वो भी प्रॉपर वे में अपना सही डायरेक्शन में चीजों को लेकर चले, तो उसके ऊपर फोकस करने की कोशिश की जा रही है जम्मू एंड कश्मीर में एक रोल मॉडल की तरीके से प्रस्तुत कर इनको। ये यहां पर एक इंटरेस्टिंग न्यूज आप लोग बोल सकते हैं, हमारी कंट्री में जो इंडियन रेलवे है, इंडियन रेलवे अब तक अपनी यहां पर जो वीजा या मास्टर कार्ड गेटवे यूज किया करता था, उनके द्वारा बोला गया ये सारे बाहर के हैं, हम अपनी कंट्री में अपना खुद का रुपया कार्ड यूज करेंगे। तो हमारी कंट्री में लगभग 12.54 लाख जो वर्कर है आज के दिन में, हाईएस्ट जो लार्जेस्ट इंप्लॉय आप लोगों को देखने को मिलेंगे। रेलवे के अंदर काफी ह्यूज इंप्लॉयमेंट आप लोग प्रोवाइड कराते हुए नजर आते हैं। तो इनके द्वारा बोला जा रहा है कि हर साल जो सैलरी है हमारी कंट्री में 1,54,214 करोड़ के करीब रुपए जो है हमारी कंट्री में ये स्टाफ को पे किए जाते हैं। तो अगर इस तरीके से यहां पर प्रॉपर वे में हम खुद का कार्ड यूज करेंगे तो ये काफी अच्छा रहेगा, और सारा का सारा डेटा भी हमारी ही कंट्री में रहेगा। अभी यहां पर एक स्टडी की गई जिसमें बोला गया कि 3 व्हीलर जो है वो मोस्ट पॉपुलर इलेक्ट्रिक व्हीकल है। अगर यहां पर बात की जाए आज के दिन में, यानी कि 3 व्हीलर जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल सबसे ज्यादा मार्केट में खरीदे जा रहे हैं एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक गाड़ी के, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इन सब चीजों के बारे में अगर बात करें तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट आप लोग बोल सकते हैं। दूसरे जो व्हीकल है उसमें भी ऐसा ही क्रेज होना चाहिए, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर आप लोगों को पता है टूल किट वाला केस क्या था। यहां पर टूल किट क्या थी, यहां पर टूल किट एक तरीके की गाइडलाइन थी यहां पर, जिसमें बोला गया था कि सोशल मीडिया पर कैसे कैसे आप लोग कमेंट करने हैं, कि क्या हैशटैग लिखना है, किसको आप लोगों को इसको एक तरीके से टैग करना है, ये सारी क्या क्या लाइन लिखनी है, कब कब क्या क्या कमेंट करने हैं। तो एक तरीके का एक खाका तैयार कर यहां पर इनको दिया गया था। तो जिनके द्वारा दिया गया था उनका नाम था दिशा रवि। तो दिशा रवि आज के डेट में गवर्नमेंट की कस्टडी में है। तो उसी के चलते यहां पर ग्रेटा थनबर्ग के द्वारा बोला गया है कि प्रोटेस्ट करना यहां पर एक तरीके से राइट है टू प्रोटेस्ट, एक तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट, और एक तरीके से ये ह्यूमन राइट के साथ में नॉन नेगोशिएबल इशू आप लोग इसको बोल सकते हैं। जिस तरीके से यहां पर गिरफ्तार किया गया दिशा को, तो यहां पर वो सही तरीका नहीं है। इवन फॉर्मर एक आईपीएस ऑफिसर है, इवन एक जज के द्वारा भी यहां पर जो अरेस्ट किया गया इसको गलत ठहराया गया था। सुप्रीम कोर्ट के एक फॉर्मर जज थे, उनके द्वारा भी, और फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर इनके द्वारा भी ये सब गलत ठहरा रहे हैं कि गलत तरीके से लड़की को गिरफ्तार किया गया है और एक अलग ही इशू बनाया गया है, ये सही तरीका नहीं है। तो यहां पर इवन जज भी ये बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई गलत यहां पर षड्यंत्र रचा गया है, ये सारी बातें यहां पर बोलने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, आगे अगर बात करें तो जो उत्तराखंड में जो त्रासदी देखने को मिली उसमें मरने वालों की संख्या जो है वो 65 हो गई है। अभी वहां से कई जगह से लाशें जो है वो निकाली जा रही हैं। इंडिया ने मालदीव जो हमारा पड़ोसी देश है उसको बोला है कि उसको सपोर्ट किया जा रहा है यूएन में उसका रोल बढ़ाने के लिए। इसी के साथ में मोदी और जो मॉरिसन है यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, मिलकर दोनों काम कर रहे हैं किसके ऊपर, यह मीडिया बिल के ऊपर। मीडिया बिल क्या है, मीडिया बिल यहां पर यह अभी आप लोगों को पता है, अगर बात करें गूगल या फेसबुक जो है उनको यह बोला जा रहा है कि जो भी वो लोकल के जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं उनका जो डेटा वो दिखाते हैं अपने न्यूज सेक्शन के अंदर, उसको पेमेंट करना चाहिए उनका जो भी यहां पर डेटा वो दिखाते हैं। यानी ये कहने का मतलब ये है कि आज की डेट में अगर ये डेटा यहां पर दिखा रहे हैं तो उसके लिए यहां पर इनको पेमेंट जो यहां पर करना चाहिए, तो वो पेमेंट इनको यहां पर करना चाहिए। जो भी उनके द्वारा मेहनत कर जिसके द्वारा कंटेंट लिखा जाता है उनका कंटेंट आप लोग चोरी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आप लोग बोल सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को पैसा यहां पर पे करना चाहिए उन पर्टिकुलर मीडिया हाउसेज को। ओके, तो ये बात बोली जा रही है। एक और बात छोटी सी, कई सारे बच्चे बोलते हैं सर न्यूज़पेपर प्रोवाइड करा दिया करो। देखिए न्यूज़पेपर जो है ना, आप लोग देखिएगा हिंदू हो गया, ठीक है, तो ये न्यूज़पेपर छापते हैं तो कितने सारे लोग उसके अंदर काम कर रहे हैं, तो उनकी सैलरी जा रही है, तो उनका कॉपीराइट है इसके ऊपर। अगर इसको मैं प्रोवाइड कराता हूं तो ये गलत है। हाँ, ये डिस्कशन करना, ये ओवरव्यू देना, ये एक अलग बात है, पर लेकिन पूरा का पूरा न्यूज़पेपर की पीडीएफ प्रोवाइड कराना वो गलत एक तरीके से होता है, जो कि ये सही तरीका नहीं है। तो वो सही सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। तो ये इसलिए यहां पर देखिए, अगर एक तरीके से यहां पर जो काम कर रहे हैं उनको प्रॉफिट नहीं होगा, उनको सैलरी नहीं जाएगी, जो वर्कर वहां पर काम कर रहे हैं, कईयों सौ वर्कर वहां पर लगे रहते हैं, तो आप लोग ये समझिए न्यूज़पेपर छपेगा ही नहीं, तो न्यूज़पेपर छपना बंद हो जाएगा। तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है उसके लिए यहां पर आप लोगों को मुझे लगता है कि जैसे कि यहां पर अगर न्यूज़पेपर की बात करें, या तो आप लोग लेक्चर देखकर आप लोग की कंप्लीट पूर्ति आप लोग की हो जाती है, उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं, जो 2 लेक्चर आते हैं करंट अफेयर के, या फिर आप लोग खुद से इसको जो पीडीएफ वगैरह है उसको आप लोग खरीदा कीजिए। आप लोग खुद सोचिए, कल को आप लोगों ने कोई काम किया, कोई प्रोडक्ट बनाया और वो
कंप्लीटली प्रोडक्ट जो है, आप लोगों से कोई प्रोडक्ट जो है वो कोई और उसको शेयर कर रहा है, कोई और उससे वहां पर फायदा उठा रहा है एक तरीके से, या किसी को पैसे एक तरीके से है तो प्रोडक्ट इनका कोई और उसको ले रहा है, तो ये इस तरीके से सही, ये एक तरीके से ये जो इथिकली जो है वो सही चीज नहीं है, ठीक है। तो इसी के चलते पहले, हालांकि मुझे इसके बारे में जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ना स्टार्ट किया तो मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं, मुझे ये सब चीजों के बारे में पता नहीं था। मैंने स्टडी स्टार्ट की तो उस टाइम पर मुझे ये लगता था, मैंने कहा यार मैं खरीद रहा हूं तो दूसरों को दे देता हूं, मैंने कहा चलो सही है, 2-4 को फायदा हो जाएगा। तो फिर इसके बारे में मैंने पढ़ा, और इवन जो द हिंदू की साइड से मेल आया, उन्होंने एक आईडी भी सस्पेंड की थी, ठीक है, आईडी सस्पेंड कर दी थी उन्होंने कि ये सही नहीं है, और मेरे पास मेल भी आया, इवन कॉल भी आई थी, क्योंकि रजिस्टर करते हैं वहां पर, तो उनके द्वारा बोला गया सर प्लीज इसे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर, टेलीग्राम वगैरह पर इसको ऐसे शेयर मत कीजिए, ये गलत है, ठीक है। तो वो चीजें जब मुझे पता चली उसके बारे में डिटेल में, ठीक है, तो उस टाइम पर ये तब से जब स्टार्टिंग से तब तक तो पढ़ाता भी नहीं था मैं तब की बात कर रहा हूं, मैंने टेलीग्राम पर जो न्यूज़पेपर में पढ़ता था तो मुझे लगा एक्चुअली था क्या, मेरे पास कई सारे बच्चों के मैसेज आए कि सर हम लोग नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, सर हम लोग जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में रहते हैं, कल कई जगह सर यहाँ पर न्यूज़पेपर नहीं आता तो 2-3 दिन पुराना आता है। तो मुझे लगा यार मैं तो खरीद रहा हूँ, पैसे तो दे रहा हूँ, अगर 2-4 को और फायदा हो जाएगा तो क्या बिगड़ रहा है। तो मैं वो उस वाली बेसिकली थॉट प्रोसेसर में चल रहा था, मुझे नहीं पता था कि मैं, तुझे लगा मैंने खरीद लिया है, अब मेरा हो गया ना वो, मैं किसी को भी दूं, तो वो वाली चीज मुझे लग रही थी, ठीक है। लेकिन जब यही होता है ना कि तुमने चीजें खरीद ली तो तुम किसी को भी दो, तुम्हारी चीज हो गई है, तो वो वाली जब मुझे समझ में आई पूरा डिटेल में, मैंने कहा ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो जब मुझसे बात हुई उनकी और उन्होंने मुझे बताया कि सर ऐसा ना करो, तो फिर मुझे सारी चीज समझ में आई और फिर मैंने उसको प्रोवाइड कराना बंद कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली ये उनका बेसिकली कॉपीराइटेड कंटेंट है, मैं अपने लिए खरीद कर आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ, वो यूज कर सकता हूँ, पर लेकिन उसको आप लोगों को प्रोवाइड करा दूं तो वो मेरा राइट नहीं है, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग क्या बोलो। तो इसीलिए न्यूज़पेपर नहीं प्रोवाइड कराता मैं वहां पर, जो पहले बहुत पहले लगभग 2016 से पहले लगभग मैं वहां पर प्रोवाइड कराया करता था, ठीक है। तो बाकी यार इतनी न्यूज आप लोगों को मिली जाती है, मुझे नहीं लगता है कि अगर आप लोगों को लगता है कि बिना न्यूज़पेपर के काम, क्योंकि ये भी अगर कवर कर लेते हैं आप लोग जितना पढ़ा रहा हूं मैं, अगर मुझे नहीं लगता है कि इसके अलावा और कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैक्सिमम चीजें कवर हो जाती हैं। हाँ ये हो सकता है कि आज न्यूज आई है वो आज ने आकर 1-2 दिन बाद कवर हो जाए किसी न किसी वीडियो के अंदर, पर लेकिन कवर जरूर हो जाएगी जो इंपॉर्टेंट न्यूज होगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग जरूर ध्यान रखिए, तो इसलिए थोड़ा सा उसके बारे में याद रखिए, और चीजों को थोड़ा सा पुराना जो पढ़ा हुआ है उसको कवर कर लीजिए, अच्छे से रिविजन कर लीजिए, तो इसके बारे में देखिए थोड़ा, ठीक है। अगर बात करें म्यांमार में प्रोटेस्ट चल रहा है तो 2 लोगों की जान चली गई है पुलिस फायरिंग में, तो कंडीशन काफी ज्यादा बदतर देखने को मिल रही है जब से यहां पर आर्मी के द्वारा कू किया गया और अपने कंट्रोल में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया गया, तब से यहां पर ये दिक्कत देखने को मिल रही है, ठीक है। तो म्यांमार हमारा एक पड़ोसी देश है, अगर मैप में आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारी कंट्री में मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश 4 राज्य ऐसे हैं जो म्यांमार के साथ में बॉर्डर टच करते हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। देखिए चाइना को अगर आप लोग देखिए, चाइना ये बोलते हैं कि जहां पे मैं रहता हूं वो सारा एरिया मेरा है, ईस्ट चाइना सी मेरा है, साउथ चाइना सी मेरा है, और आसपास वाले एरिया में कंट्री से वियतनाम, मलेशिया, फिलीपीन हो गया, इनको भी आंखें दिखाता रहता है। अभी यहां पर चाइना के द्वारा ये बोला गया, जिसमें यूएसए के द्वारा भी इसको गलत बोला गया, अपनी इसकी वॉइस इसके खिलाफ उठाई गई है। चाइना ने बोला, अपनी कोस्ट गार्ड को ये बोल दिया गया कि अगर हमारे वाले कोई रीजन में, यानी कि जो डिस्प्यूट रीजन है जिसको चाइना बोलता है ये हमारा रीजन है, अगर उस रीजन में कोई आता है तो कोस्ट गार्ड को ये बोला है कि वो फायर कर सकते हैं। अगर कोई फॉरेन विसल यानी कि कोई फॉरेन अगर वहां पर जहाज वगैरह दिखाई देता है, तो यूएसए, वियतनाम, इंडोनेशिया, जापान, कई सारी कंट्री ने कंसर्न दिखाया कि इससे टेंशन इस पर्टिकुलर एरिया में और ज्यादा बढ़ सकती है अगर गोलीबारी स्टार्ट वहां पर हो जाती है। तो अपनी कोस्ट गार्ड को जो चाइना ने ये परमिशन दी है, तो देखते हैं ये नया लॉ इनके द्वारा अभी पास किया गया, जिसके चलते लास्ट मंथ इनके द्वारा यहां पर ये परमिशन दी गई है। अब ये किस तरीके से इंप्लीमेंट की जाती है और क्या कंडीशन देखने को मिलती है वो आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। अगर बात करें मॉस्को के अंदर, यहां पर इनके रसिया के अंदर जो एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी है जिनका नाम है अलेक्सी नवेली, ये यहां पर जिनको बोला था कि पुतिन इनसे डरते हैं, तो इनको अभी फिलहाल जेल में रखा जा रहा है। तो देखते हैं क्या कंडीशन आगे चलती है। शाम दाम दंडभेद लगाए जाते हैं अपने ओपोनेंट को सप्रेस करने के लिए, तो इनके ऊपर ही पूरे हथकंडे यहां पर रसिया के अंदर अपनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट यहां पर रिसर्चर का यह मानना है कि आज की डेट में जिस तरीके से टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो कई सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर हमारी कंट्री में काफी ह्यूज बारिश देखने को मिलती थी, तो बारिश भी वहां पर अभी कई जगह पर कम होती हुई नजर आएगी। और कुछ ऐसे एरिया जहां पर ज्यादा बारिश आप लोगों को देखने को मिलती है जिसकी वजह से वहां पर बाढ़ तक आ जाती है। तो ये पूरा जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो पूरा माहौल जो चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, तो उसका एक एनालिसिस किया गया। तो आने वाले टाइम में काफी पैटर्न आप लोगों को चेंज होते हुए नजर आएंगे, यानी कि जिस पैटर्न में आप लोगों को लगता था यहाँ बारिश होते ये सब रहता है, वो नहीं देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है एक प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है स्टैनियम, ठीक है। तो इसका जो आप लोगों को जो एटॉमिक नंबर देखने को मिलेगा ये है 99। ये जो डिस्कवर किया गया था 1952 में। 1952 में जब फर्स्ट हाइड्रोजन बॉम्ब जो छोड़ा गया था तो उसमें से जो डिब्री देखने को मिली थी, जो मलबा देखने को मिला था, तो उसमें से ये प्रोडक्ट यहां पर देखने को मिला था। तो ये प्रोडक्ट के ऊपर अब स्टडी करना स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर ये न्यूज में है, तो नाम याद रखिएगा इसके बारे में। चलिए आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसका नाम किस साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है वो मत बताना, क्योंकि देखिए मैं क्या करता हूं जब पीपीटी बनाता हूं तो ऑलरेडी कई सारी चीजें जो है बनाते टाइम मैं टेलीग्राम पर उनको शेयर करता रहता हूं, ठीक है। तो या फिर मैं रख लेता हूं उनको, जब भी मुझे टाइम मिलता है टेलीग्राम पर शेयर कर देता हूं। तो कई बार वीडियो में जो चीज डिस्कस करता हूं उससे पहले टेलीग्राम पर वो चीज देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन मैं पूछता हूं वो मत दिया करो जो टेलीग्राम में ऑलरेडी उसको देख लेते हैं, ठीक है। आप लोग दिया करो जिसने उसको अब तक नहीं देखा है, उससे ये पता चलता है कि आप लोगों ने कभी इसके बारे में पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन के ओनर देते हुए इसका नाम स्टाइनियम यहां पर रखा गया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो इसके ऊपर स्टडी करना स्टार्ट कर दिया गया फिर से, जिसकी वजह से यहां पर न्यूज में है। तो हल्का सा आइडिया इसके बारे में आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, वॉश के बारे में बात की जा रही है। वॉश का मतलब क्या होता है? वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। तो फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा। ये माना जा रहा है कि अगर पानी अच्छा रहे, साफ सफाई रखी जाए, हाइजीन साफ सुथरा रखे आसपास में, तो ये चीजें अगर चलती रहे तो हमारी कंट्री में एक साल के अंदर इसका खर्चा जो आएगा ये 354 मिलियन का खर्चा इसको देखने को मिलेगा, अगर इसको मेंटेन रखकर चला जाता है तो। पर लेकिन अगर बात करें, WHO के द्वारा बोला जाता है कि इसकी वजह से जो लोअर मिडिल इनकम कंट्री है वहां पर लगभग 8,27,000 लोगों की जान जाती है इसकी वजह से, और लगभग 2,97,000 बच्चों की जान जाती है साफ सफाई न होने की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से। किसी को डायरिया हो गया, किसी को कोई दिक्कत देखने को मिल रही है। तो इसमें यहां पर WHO के द्वारा 2012 में यह भी बोला गया था कि अगर $1 आप लोग यहां पर सैनिटेशन साफ सफाई पे खर्चा कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट वे में आप लोग लगभग $5.5 या फिर $6 के करीब आप लोग यहां पर कमा रहे हैं उससे। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यानी कि अगर आज के डेट में बीमार होने से पहले आप लोग अपने आप को प्रिवेंट कर रहे हैं, हाथ को अच्छे से धुल रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, सैनिटाइजेशन आप लोग यूज कर रहे हैं, अगर वो सारे काम कर रहे हैं तो कल को बीमारी में जो खर्चा आएगा, अगर कल को बीमार हो जाते हैं तो उसमें इतना ज्यादा खर्चा आएगा कि इतना ज्यादा आप लोगों को प्रिवेंशन में नहीं लगेगा। तो इसीलिए बोला जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो वॉश का जो एस्टिमेट है यहां पर इसके द्वारा ये बोला जा रहा है कि वॉश फॉलो करना चाहिए यहां पर, और इसके ऊपर इवन यूपीएससी के द्वारा आंसर राइटिंग में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद रखिएगा, वाटर सैनिटेशन और हाइजीन इसको बोला जाता है। ये इसके बारे में ये स्टडी यहां पर सामने निकल कर आ रही है, और WHO के द्वारा बोला गया था कि कितने सारे लोगों की जान चली जाती है गंदगी की वजह से। तो इसके ऊपर ये स्टडी की बात की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर ये गेम से रिलेटेड है। तो आप लोगों को पता है रिसेंटली अभी ऑस्ट्रेलिया ओपन के बारे में, तो यहां पर एक ओसाका नाम की लड़की है, नाओमी ओसाका, तो काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। तो इनके द्वारा फिलहाल अभी जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है गर्ल्स कैटेगरी में ये जीत लिया गया है। ओसाका तीसरी प्लेयर बन गई है यहां पर अगर बात करें, जो सेल्स और फेडरर के बाद में, जिनके द्वारा 4 जो मेजर फाइनल है वो इनके द्वारा जीते गए हैं, ठीक है। ओसाका 4th एक्टिव वुमेन है वर्ल्ड में, सेरेना विनस या फिर सिजिलिस्टर के बाद में, जिनके द्वारा यहां पर ये पर्टिकुलर 4 खिताब इनके द्वारा होल्ड किए जा रहे हैं। तो ये इस तरीके की चीजें आप लोग याद रखिए। कहां की रहने वाली हैं? ये जापान की रहने वाली हैं। इनके द्वारा अगर बात करें, जो रिकॉर्ड ग्रैंड स्लैम जो इनके द्वारा जीता गया 2018-19 में, यूएस ओपन 2019 में मेलबर्न का टाइटल इनके द्वारा जीता गया। तो काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आज की डेट में होगी। तो पर्सन इन न्यूज में अगर पूछे तो इनके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। तो ये था मेरा आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। यहां से जाकर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम पर, सारी चीजें एक जगह इकट्ठे मिल जाती हैं। अगर लेक्चर का आप लोगों को किसी भी लेक्चर का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में नहीं आता है, देखिए कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि सब्सक्राइब तो करके रखते हैं चैनल को, पर लेकिन नोटिफिकेशन आप लोग ऑन नहीं करते हैं। तो अगर नोटिफिकेशन ऑन नहीं है तो आप लोग जो बेल आइकन होता है ना उस पर क्लिक करेंगे, तो ऑल वाले पर आप लोग क्लिक कर लिया कीजिए। फिर बोलते हैं नोटिफिकेशन नहीं आता है, ऑल वाले पर क्लिक कर लेंगे, ऑल नोटिफिकेशन पर, तो आप लोग को नोटिफिकेशन आएंगे। पर लेकिन अगर फिर भी नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आप लोग यहां पर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। सारी पीडीएफ, सारे नोटिफिकेशन और एक्स्ट्रा न्यूज जो है, या फिर क्वेश्चन भी जो पोस्ट किए जाते हैं उनके भी आंसर आप लोग दिया करो, वो सारी चीजें आप लोगों को यहां पर मिल जाती है, ठीक है। स्टडी लवर वीर के नाम से 1,30,000 के करीब मेंबर यहां पर हो रखे हैं, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी मेरे साथ ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी कनेक्ट रह सकते हैं। वीर तालियान जाकर सर्च कर लीजिए, और कू पर भी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं, ठीक है। अगर इंडिया का जो ट्विटर है उस पर भी आप लोग पहुंच सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। इसी तरीके से अपना ध्यान रखिए। नोटिफिकेशन अभी नहीं आया तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए कंटीन्यूअस, तो उसके बारे में आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।